स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई का कार्य सुचारू रूप से बेहतरीन प्रकार से चल रहा होगा। एनसीईआरटी आधार बैच को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, एकदम व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से। इसके बाद आपको दोबारा जीवन में कभी भी एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक बार पूरा का पूरा आप जितने भी सेशन हैं उसको सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे सेशन को आप अच्छे ढंग से, विधिवत ढंग से पढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा। जीवन में एक बार अगर आपने पुख्ता तौर पर तैयारी कर लिया, एक बार बेसिक अप्रोच को अगर आपने क्लियर कर लिया, तो विश्वास मानकर चलिएगा कि जो तैयारी में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तैयारी में जो विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब आपका बेस नहीं क्लियर रहता है, जब आपका आधार नहीं क्लियर रहता है, तो जाहिर सी बात है एक नींव मजबूत न होने पर कभी भी इमारत मजबूत नहीं हो सकती है। इसी वजह से नींव का मजबूत होना, आधार का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। इस आधार बैच में एनसीईआरटी को हमने आधार नाम इसी वजह से रखा है क्योंकि ये एक बेस तैयार करेगा या एक फाउंडेशन तैयार करेगा जो आपकी तैयारी में बहुत चार चांद लगाएगा। बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं, तैयारी तो प्रारंभ किए हैं लेकिन उसमें जो कमियां हैं उसी कमियों को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों के कमेंट से बताते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा इससे लाभान्वित हो रहे हैं। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7th के एक और बेहतरीन चैप्टर की, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। आप सभी ये जानते हैं, आप सभी ये केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब आप केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाता है कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। तो क्लास 7th की एनसीईआरटी में एसिड, बेस और साल्ट के विषय में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, उन सारे मुद्दों को आज वन बाय वन करके हम देखने की कोशिश करते हैं। और बहुत ढेर सारे ऐसे तथ्य आएंगे आज इस चैप्टर में जहां से सीधे तौर पर सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल उसके लिए भी है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनने का प्रयास करिएगा। पहली स्लाइड को अब मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। अब कंसंट्रेट होकर के केवल और केवल चीजों को पढ़ने का प्रयास करिएगा। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, देख लीजिए। चैप्टर का नाम है अम्ल यानी कि एसिड, जिसको आप कहते हैं एसिड, और क्षारक यानी कि जिसको आप बेस कह सकते हो, और साल्ट। तो एसिड, बेस और साल्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। पहले पैराग्राफ को पहले इत्मीनान के साथ में अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। इसमें लिखा है कि अपने दैनिक जीवन में हम नींबू को, इमली को, नमक को, शक्कर को, सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। आपने नमक को भी टेस्ट किया होगा, इमली को भी, सिरके को भी, कई ढेर सारी चीजों का आपने टेस्ट किया होगा। इसमें लिखा गया है क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? नहीं। इनमें से कुछ का स्वाद कैसा होता है, कुछ का स्वाद कड़वा होता है, कुछ का स्वाद मीठा होता है, और कुछ का नमकीन होता है, कुछ का खट्टा होता है। अलग अलग पदार्थ जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट देते हैं। अब यहीं से भूमिका बनाकर क्लास 7th की एनसीईआरटी ने एसिड, बेस, साल्ट को आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये जो अम्ल, क्षार, लवण होते हैं ये ठीक उसी प्रकार से होते हैं। इनके वजह से या इनके कारण से ये भोज्य पदार्थ विभिन्न प्रकार के स्वाद के हो जाते हैं। तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इस पैराग्राफ में आपको समझाने की कोशिश किया है। पहले इसकी बातों को समझ लेते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अपनी भाषा में। इसने लिखा है कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। आप सभी परिचित होंगे। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है? अम्ल होता है, एसिड होता है। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति
एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है क्या, खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, कहने का आशय यह है कि मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप इन पदार्थों को खाते हैं तो ये आपको खट्टे लगते हैं। खट्टे क्यों लगते हैं? क्योंकि ये अम्लीय होते हैं। अम्लीय शब्द या फिर इस अम्लीय शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, एसिड शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, वो एसियर से हुई है, और एसियर का मतलब ही होता है क्या, खट्टा। अब यहां पर जो लास्ट लाइन है इसको ध्यान से पढ़िए। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो होते हैं वो कैसे हैं, नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। किसमें? दही में, नींबू के रस में, संतरे में और सिरके में। लेकिन याद रखना, ऐसे बहुत ढेर सारे पदार्थ होते हैं जो आर्टिफिशियल हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे पदार्थ हैं जो कृत्रिम हैं, और उसके बावजूद भी वो खट्टे लगते हैं। तो इसका मतलब है कि अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं, एक वे जो कि कृत्रिम या कृत्रिम अम्ल कहलाते हैं। यहां पर दिया गया है खाने का सोडा, जिसे आप बेकिंग सोडा कहते हैं, वो कैसा लगता है? इसका स्वाद भी खट्टा है? नहीं। इसका स्वाद कैसा है? इसका स्वाद खट्टा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अंगुलियों से छू करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चिकना, साबुन के जैसा चिकना लगता है। यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर यह बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जिसका स्वाद कड़वा होता है वह क्षार कहलाता है, और जिसका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल कहलाता है। इतनी बातें आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए पहले इसको मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में और एडवांस लेवल पे इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। सोनम त्रिपाठी जी और भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी चलेंगे, धैर्य रखो वत्स, चलेंगे, परेशान मत हो, वन बाय वन करके, ठीक है, वन बाय वन करके। चलिए अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, और उस शब्द का नाम क्या है? उस शब्द का नाम है पीएच स्केल। आप सभी ने सुना होगा पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि कोई विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को देखा जाता है, उसके कंसंट्रेशन को देखा जाता है। उसके आधार पर पीएच स्केल का निर्माण किया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? पीएच स्केल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच स्केल को खोजा, और इन्होंने क्या बताया, और इन्होंने क्या कहा कि ये जो पीएच स्केल है ना, इस पीएच स्केल में हम 0 से लेकर के 14 तक, पहले 7 आएगा और 7 के बाद क्या आएगा? 14 आएगा। 14 तक की रीडिंग को लेते हैं, 14 तक की रीडिंग को लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें से बहुत ढेर सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल एडवांस लेवल पे, ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने कहा अगर पीएच स्केल पर किसी की पीएच वैल्यू कितनी आई, किसी की पीएच वैल्यू अगर 7 आई, तो याद रखना ये क्या होगा? ये उदासीन होगा। ये क्या होगा? ये उदासीन होगा, ये न्यूट्रल होगा। अगर 7 से कम किसी की पीएच वैल्यू आई, 7 से कम पीएच वैल्यू किसी की आई, 7 से कम पीएच वैल्यू किसी की आई, तो वो क्या होगा? वो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, यानी कि 7 से कम। और अगर 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा और 14 से अगर कम होगा, तो याद रख लेना उसकी पीएच, उसका जो है वो क्या होगा? वो क्षारीय होगा, वो बेसिक प्रवृत्ति का होगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने का प्रयास करना। 0 से लेकर के 7 तक का मामला कैसा है? अम्लीय। 7 उदासीन है, और 7 से 14 तक का मामला कैसा है? क्षारीय है। ये बातें तो ठीक है।
अब यहीं से 0 और 7 के बीच में कहीं पर 3.5 होगा, यानी इन दोनों का बीच की वैल्यू मैं बता रहा हूं, बीच की वैल्यू मैं बता रहा हूं, 0 और 7 के बीच की वैल्यू क्या होगी? 3.5। अब यहां पर ध्यान से सुनना, 0 से अधिक और 3.5 से कम, 0 से अधिक और 3.5 से क्या कम, अगर किसी की पीएच वैल्यू है तो ऐसे अम्ल को हम क्या कहते हैं? ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है। ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल कहा जाता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। एक प्रबल अम्ल होता है, दूसरा दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल कौन होते हैं? जैसे ही 7 से जितना आप कम की तरफ जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे, उतना ही वह स्ट्रांग होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। और जितना 0 से आप 7 की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही वह दुर्बल होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा। तो 0 से 3.5 तक प्रबल अम्ल कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। जबकि 3.5 से लेकर के 7 तक, 3.5 से लेकर 7 से कम, 7 से कम याद रखना क्योंकि 7 उदासीन हो जाएगा, 3.5 से अधिक और 7 से कम जो होता है अम्ल, ऐसे अम्ल को विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? इसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, यानी कि इसे हम वीक एसिड कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल और दूसरा क्या होता है? दुर्बल। एक प्रबल और दुर्बल, दोनों में अंतर को भी यहीं पे स्पष्ट करो, तब जाकर के बात बनेगी, तब जाकर एकदम कंप्लीट तैयारी आपको समझ में आएगी। ये जो प्रबल अम्ल होते हैं, ये प्रबल अम्ल जो होते हैं, प्रबल अम्ल के नीचे मैं लिख रहा हूं, ये जो प्रबल अम्ल होते हैं, ये प्रायः कैसे होते हैं? ये प्रायः कृत्रिम होते हैं, जिसके विषय में एनसीईआरटी ने बताया है। ये प्रायः कैसे होते हैं? कृत्रिम होते हैं, यानी कि इनको लैब में तैयार किया जाता है। जबकि ये जो दुर्बल अम्ल होते हैं, ये प्रायः कैसे होते हैं? ये प्रायः प्राकृतिक होते हैं, यानी कि ये नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। यानी कि आम में, अंगूर में, सिरके में, नींबू में जो अम्ल होगा, जो नेचुरल फॉर्म में होगा, वो सारे के सारे अम्ल कैसे होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे। प्रायः शब्द लगा है, मैक्सिमम शब्द लगा प्रायः, यानी कि मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन इसके अपवाद हो सकते हैं, ऐसा नहीं इसके अपवाद नहीं हो सकते, इसके अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये दुर्बल अम्ल प्राकृतिक होते हैं। और मोस्टली यानी कि मैक्सिमम बार ऐसा होता है कि ये जो प्रायः कृत्रिम होते हैं, वही क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ये आपको आम, इमली, संतरे में मिलेंगे, लेकिन ये लैब में तैयार किए जाते हैं। आपसे सवाल बनेगा, सवाल किस तरीके से बनेगा बताओ? सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल अम्ल है, या निम्नलिखित में से कौन प्रायः कृत्रिम अम्ल का उदाहरण होता है? तो याद रखना, इसमें 3 अम्ल सबसे प्रमुख तौर पे, एक का नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक का नाम होता है HCl, एक का नाम होता है HNO3, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और एक का नाम होता है H2SO4, जिसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि HCl, HNO3 और H2SO4, HCl, HNO3 और H2SO4, याद रखना मेरे भाई, ये तीनों अम्ल प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। आप पेपर उठाकर देखना, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? ये तीनों के तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। आपकी जानकारी बहुत बेहतर ढंग से होगी कि इसी HCl और HNO3 को मिलाने के पश्चात, इसी HCl और HNO3 को मिलाने के पश्चात क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। इसी को मिलाने के पश्चात क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। एक्वारेजिया, जिसको आप अम्लराज भी कहते हैं, जिसको आप अम्लराज भी कहते हैं, अम्लराज, अम्लराज कहते हैं आप इसको, अम्लराज कहा जाता है। क्यों अम्लराज कहते हैं, क्यों इसको एक्वारेजिया कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि सोने जैसे धातुओं को भी ये गलाने में समर्थ होता है। सोने जैसे धातुओं को गलाने की क्षमता होती है किसमें? अम्लराज में।
और ये अम्लराज कैसे बनता है? जब HCl को HNO3 के साथ मिलाया जाता है। और किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में। जब 3:1 के अनुपात में इनको मिला देते हैं तो अम्लराज बनता है, एक्वा रेजिया बनता है। और ये सोने जैसे धातुओं को भी आसानी से गलाने में समर्थ होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और याद रखना, अम्लराज में बाबू और अम्लों का राजा में अंतर होता है। अम्लों का राजा में अंतर होता है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, तो अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 को कहते हैं। और याद रखना, इसी का उपयोग कार की बैटरी में करते हैं। ये कई बार सवाल पूछा गया, कई बार सवाल पूछा गया कि कार की बैटरी में क्या प्रयोग मिलाया जाता है? कार की बैटरी में H2SO4 प्रयोग में लाया जाता है। तो H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा और अम्लराज किसको कहते हैं? HCl प्लस HNO3 को। और ये कृत्रिम होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया? और मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर ही दिया है, मैंने आपको समझाने की कोशिश कर ही दिया है कि ये याद रखना। और ये जो दुर्बल अम्ल होते हैं, ये हम जो कुछ भी खाते हैं, अगर वो खट्टा है तो ये मानकर चलिएगा लगभग कई बार ये क्या होते हैं? ये दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रायः ये सारे के सारे क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। तो मैं अम्लों पर अब डिटेल में बातें करने चल रहा हूं। कुछ चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी पर वापस लौटते हैं और देखने का प्रयास हम करते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? अभी तक कह रहा था कि किसी चीज को टेस्ट करो, अगर स्वाद में खट्टा लगा तो अम्ल, स्वाद में खट्टा नहीं कड़वा लगा तो वो क्या हो गया? वो हो गया क्षार। और अगर नमकीन लग गया तो समझ लेना जो है वो नमक है ना। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि ये कह रहा है कि मान लो अगर आप किसी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते हो तो आप कैसे पहचानोगे ये अम्ल है कि ये क्षार है कि लवण है? अब कार की बैटरी में है H2SO4, निकाल करके जीवा पे थोड़ी ना रखोगे, पता लगा वो अम्ल है यार, है ना, एसिड है, जीवा ही चली जाएगी। तो आपको ये प्रयोग नहीं करना है। तो ये बता रहा है कि कैसे आप टेस्ट करोगे, कैसे आप प्रयोग करोगे, इसने ये बताया। देखो, नहीं लिटमस पेपर तो ठीक है अभिनव मिश्रा जी, सभी लोग लिटमस पेपर दिमाग में घूम रहा है, लेकिन एनसीईआरटी देखो आपके लिए क्या है। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, ठीक है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक। सूचक का मतलब है जो सूचना देते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। यानी कि अगर सूचक को अम्ल या क्षार के साथ में अगर मिलाते हैं तो उनके रंग में परिवर्तन होता है। अब सूचक के रूप में यह पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही जान लीजिएगा, जानदार पॉइंट है, इसको याद रखना। ये 3 पॉइंट को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और इसको किसी भी स्थिति में आपको भूलना ही नहीं है। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं कि ये बाबू लिटमस पेपर तो आपने जान ही लिया है, लेकिन याद रखना हल्दी भी क्या होता है? हल्दी भी सूचक होता है। इसके माध्यम से भी अम्लीयता और क्षारीयता का बोध आप कर सकते हैं। गुड़हल की पंखुड़ियां जो होती हैं, गुड़हल की पंखुड़ियां, ये भी जो होता है इसके माध्यम से भी आप अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। तो गुड़हल की पत्तियां, हल्दी और साथ ही साथ लिटमस पेपर, ये 3 बातें याद रखना, 3 बातें याद रखना। कई बार आपने देखा होगा कि आपके कपड़े पर सब्जियां गिर गई हैं, हल्दी गिर गया है, तो कभी आप साबुन से उसको साबुन से धोने का प्रयास करो, देखो वो लाल हो जाएगा। क्यों लाल हो गया है? क्यों लाल हो गया है? क्योंकि वो एक प्रकार का सूचक है। अगर उसके साथ में क्षार क्रिया करेगा, अगर उसके साथ में अम्ल क्रिया करेगा तो उसका रंग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। उसमें रंग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनने और समझने का प्रयास करो, ठीक है, ध्यान से। पहले एक चीज इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, अगर सवाल ये बना अम्लीयता या क्षारीयता के बोध के लिए
निम्नलिखित में से हम किसका उपयोग करते हैं, तो आप हल्दी का भी नाम बताएंगे, आप लिटमस पेपर का भी नाम बताएंगे और आप गुड़हल की पंखुड़ियों का भी नाम बताएंगे। अभी इसका क्या उपयोग होता है मैं बताऊंगा, कि कैसे आप इसका उपयोग करते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसको अभी आएंगे, अभी इस पर आएंगे, डिटेल में आएंगे, ठीक है। अभी यहां पे आते हैं, ठीक है। हमारे आसपास के जो प्राकृतिक सूचक हैं पहले उस पर हम बात करते हैं। प्राकृतिक सूचक पे आते हैं, कौन कौन से प्राकृतिक सूचक हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात किया जा रहा है लिटमस। लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक रंजक है, एक प्राथमिक जो है प्राकृतिक तरीके से प्राप्त किया जाता है, इस वजह से प्राकृतिक सूचक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे समान रूप से उपयोग में किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। इसे किससे प्राप्त करते हैं, लाइकेन से प्राप्त करते हैं, लाइकेन से प्राप्त करते हैं। ये वही लाइकेन है बाबू, जिस लाइकेन को आप कहते हैं कि ये शैवाल और कवक से मिलकर प्राप्त होता है, जिसे आप ये कहते हो कि ये शैवाल और कवक से मिलकर के प्राप्त होता है, मैं उसी लाइकेन की बात कर रहा हूं। ये वही लाइकेन है जो प्रदूषण का सूचक है, जो प्रदूषण का सूचक है। प्रदूषण का सूचक क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जहां भी सल्फर रहेगा, जहां भी सल्फर रहेगा वहां पर ये नहीं रहेगा। बहुत हाइजेनिक पौधा है, इसको साफ सफाई बहुत है, पसंद है। इसने कहा अगर वायु प्रदूषण में सल्फर रहेगा तो मैं नहीं रहने वाला हूं। कौन कह रहा है, लाइकेन कह रहा है। इसी लाइकेन में एक लाइकेन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रोसेला। ये भी नाम याद रखना, रोसेला। देखो एनसीईआरटी तो आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी को एनसीईआरटी की तरह न पढ़ करके एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही है। कक्षा 6-7 की पढ़ रहे हो, लेकिन कक्षा 6 और 7 की तरह मत पढ़ो। पढ़ो तो 6 और 7 की तरह ही, लेकिन सोचो तो एडवांस लेवल पे, तब जाकर आपकी कनेक्टिविटी अच्छे ढंग से हो पाएगी। जब चीजों को आप लिंक करना सीख गए ना, तो फिर आपकी एनसीईआरटी आपकी ग्रिप में है, और जब ये ग्रिप में आ गई तो दुनिया की कोई भी ऐसी परीक्षा है नहीं जिसको आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। बस अपने बेस को आप क्लियर कर लो। ध्यान दीजिएगा, तो किससे प्राप्त करते हैं हम, लिटमस पेपर, रोसेला नामक लाइकेन से, रोसेला नामक लाइकेन से। अब ध्यान से समझना, हाँ अब ध्यान से समझना। अब यहां पर लिखा गया है आसूत जल में इसका रंग कैसा होता है, माव यानी कि नील सोड होता है, हल्का नीले कलर का होता है, नीले कलर का होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। अम्लीय विलयन में मिलाने पर यह क्या होता है, लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर ये अम्ल के साथ में मिलेगा तो अम्ल के साथ में मिलने पर क्या होगा, अम्ल के साथ में मिलने पर ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर क्षार है तो क्षार के साथ मिलने पर ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध है। इन्हें लिटमस पत्र कहते हैं, यानी कि लिटमस पेपर कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में होता है। लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर दो होता है। लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं। लाल लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अम्ल है, देखो अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को, वो नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, है ना, ऐसा है क्या। और अच्छा अभी मैं इस पे आऊंगा, अभी कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं आना है, जैसे जैसे अभी कह रहा है अब इसको समझते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा, सामान्यतः ये क्या होते हैं, लाल और नीले होते हैं। ये लाइकेन का पौधा है, लाइकेन का पौधा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं आगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। फिजिक्स के मैं न्यूमेरिकल्स को कराऊंगा, परेशान मत होइएगा। अब ध्यान से मेरी बात समझना। यहां पर गुड़हल का पुष्प कैसे एक सूचक के रूप में कार्य करता है वह भी बता रहा है। यह कह रहा है कि गुड़हल की पंखुड़ियां यानी पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना इसको, याद रखना इसको। अगर गुड़हल की पंखुड़ियां हैं
तो गुड़हल की पंखुड़ियां कैसे सूचक के रूप में कार्य करती हैं यहां पर दिखाया गया है, यहां पर बताया गया है कि अगर गुड़हल के पुष्प को अगर आप अम्लीय विलयन के साथ में कनेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर गुड़हल का पुष्प है, अगर गुड़हल का पुष्प है, गुड़हल का पुष्प है अगर, तो गुड़हल के पुष्प के साथ में अगर अम्ल को लाएंगे तो अम्ल को लाने पर वह गुलाबी हो जाएगा। और कैसा गुलाबी होगा? मैजेंटा, मैजेंटा कलर को आपने पढ़ा होगा। और अगर गुड़हल का पुष्प, अगर गुड़हल का पुष्प, अगर गुड़हल का पुष्प याद रखना क्षार के साथ में क्रिया कराएंगे तो वो क्या करेगा? इसको हरा करेगा। इस तरीके से गुड़हल का, इस तरीके से गुड़हल का पुष्प भी एक प्रकार के सूचक की तरह कार्य करता है। यहां पर एक बात और समझने का प्रयास करिएगा कि अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और क्षारीय के साथ में हल्दी अगर मिलेगा तो वो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने यहां पर क्या सीखा? आपने खूब अच्छे तरीके से सीख लिया कि हल्दी और गुड़हल और लिटमस पेपर, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों एक सूचक की भांति कार्य करते हैं, यानी हमें अम्लीयता और क्षारीयता का क्या करते हैं? हमें अम्लीयता और क्षारीयता का बोध कराते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई तो एक बार बताइए, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो एक बार जरा सभी लोग हमको थम्स अप करके एटीपी यानी कि ऊर्जा हमको दे दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आपने खूब अच्छे तरीके से समझ लिया कि एसिड, बेस, साल्ट की क्या प्रवृत्ति होती है। एक खट्टा होता है और एक क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। और मैंने आपको बताया इन तीनों से हम सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे लिखा गया क्या आप जानते हैं। और आप में से जितने भी लोग हैं, आपने कोई भी ऐसी परीक्षा जीवन में नहीं दिया होगा जहां से यहां से सवाल न बनते हो। देखो इसने क्या कहा है, ठीक है, इसने क्या कहा है? इसने ये कहा है कि अगर एसिटिक, अगर सिरके की बात करेंगे, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। ध्यान देना, आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, है ना। और आजकल के एग्जामिनर जो है इसी को मेथोनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसी को मेथोनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, इसी को मेथोनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो चींटी के डंक में या नेटल की पत्तियों में, नेटल की पत्तियों में, नेटल की पत्तियों में, नेटल की पत्तियों में हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? हमें फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, हमें मेथोनोइक अम्ल प्राप्त होता है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। नींबू कुल के जितने भी फल हैं, नींबू कुल का मतलब होता है खट्टे फल जितने होते हैं, यानी कि सिट्रस फल होते हैं, जैसे कि संतरा, नींबू, इन सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी को किताब में सिट्रिक अम्ल दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल दोनों बातें एक हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल किसमें? नींबू में पाया जाता है। ठीक है भाई। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल है? दही में लैक्टिक अम्ल है, याद रखना। पालक में कौन सा अम्ल है? पालक में और टमाटर में, टमाटर में, पालक में और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जहां जहां से जो जो ऐड करने लायक है उसको भी मैं आपको समझाते चल रहा हूं, बताते चल रहा हूं, याद रखना। तो पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, आंवला में और सिट्रस फलों में याद रखना एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। और आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, आप सभी ये जानते हैं अच्छे प्रकार से। इमली में, अंगूर में और कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया गया है। अभी एक बार परीक्षा में सवाल पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि सवाल ये पूछा गया था कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और लोग नहीं समझा पाए थे। तो कच्चे आम में याद रखना टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और इमली तो आपको पता है कि अंगूर और इमली में तो अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन कच्चे आम में भी याद रखना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना,
और बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से सुनना। बात यह है कि एनसीईआरटी की सबसे खूबसूरती मैं आपको बता देता हूं, भले ही उसमें मैटर कम रहे, लेकिन आयोग जो सवाल बनाता है ना, इसी चार्ट से बनाता है, इसी चार्ट से। तो इसी चार्ट को अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो मोस्टली आप देखेंगे सवाल यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, हां, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब पूछा गया, ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, जितने भी अम्ल हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ क्षार दिए गए हैं, कुछ बेस दिए गए हैं, देखो ध्यान से। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या, किसमें पाया जाता है? चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये खिड़की के कांच में और साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन में किया जाता है। मैंने आपको बताया साबुन क्षार से मिलकर बना होता है, तो किस क्षार से मिलकर बना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी का उपयोग इनो में करते हैं, इनो में करते हैं, इनो में। अभी इनो की पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, इनो कैसे 6 सेकंड में काम करता है वो पूरी कहानी में समझाऊंगा। अभी ये समझो खूब अच्छे तरीके से कि ये इनो में और कुछ नहीं होता, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जानते हैं? इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये बात खूब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये चार्ट खूब अच्छे तरीके से जब मैं सेंड करूंगा इसको, तो खूब अच्छे तरीके से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कई बार ये सवाल पूछा गया है, इस वजह से ये चार्ट आपको तैयार होना चाहिए। चलिए, यहां तक चीजें कल कंप्लीट हो गई थी, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो प्रक्रिया है वो है उदासीनीकरण की प्रक्रिया। अगली जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है? उदासीनीकरण की प्रक्रिया। उदासीनीकरण क्या होता है देखिएगा। उदासीनीकरण किसे कहते हैं इसको समझिएगा। अम्ल और क्षार के विषय में बेसिक जानकारी आपने ले लिया। अब ये आपको लवण की तरफ यानी कि साल्ट की तरफ लेकर चल रहा है कि कैसे एक साल्ट बनता है, साल्ट का जन्म कैसे होता है, उसके विषय में यहां पर बताया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसने कहा है, हमने पढ़ा है कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। और क्षार लाल को क्या कर देते हैं? नीले कर देते हैं। तो अम्ल क्या करता है? ये नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा। अम्ल नीला को क्या करेगा? लाल करेगा। और क्षार क्या करेगा? लाल को क्या करेगा? नीला करेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब यह देखते हैं जब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होता है, जब एसिड को बेस के साथ में मिलाते हैं तो क्या होता है। याद रखना, हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फिनोप्थलीन कहते हैं। फिनोप्थलीन यानी इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में उसने जिस पदार्थ को लिया या जिस सूचक को लिया, इस सूचक को क्या कहते हैं? फिनोप्थलीन कहते हैं। फिनोप्थलीन पीडीएफ कहां मिलता है वर्षा कुमारी जी? डेली मैं बताता हूं अपने सेशन में, एक टेलीग्राम चैनल में देता हूं। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो जैसे ही वीडियो समाप्त होगी, आप जहां पे कमेंट्स आप करते हैं वहीं पे आप कमेंट्स भी करिएगा और वहीं पे पिन भी किया रहता है, वहां से डायरेक्ट आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझो, ध्यान सुनो। फिनोप्थलीन के विषय में एक अतिरिक्त फैक्ट मैं बताऊं। फिनोप्थलीन जो होता है, फिनोप्थलीन जो होता है, ये भी एक सूचक की भांति कार्य करता है। और आप में से सभी लोग हमको बताएं, क्या ये सब्लिमेशन के प्रोसेस के अंतर्गत आता है? क्या ये सब्लिमेशन यानी कि ये ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है जिसमें किसी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो बिना द्रव अवस्था में आए वो गैस में परिवर्तित हो जाता है? आपने ऊर्ध्वपातन पढ़ा है ना, ऊर्ध्वपातन, कपूर। तो कपूर आपने पढ़ा है, तो आप ये बताइए क्या कपूर के साथ में फिनोप्थलीन का भी हम उदाहरण दे सकते हैं? यस या नो? हाँ बताइए। फिनोप्थलीन के पश्चात जो होता है, ये आप ऑप्शन कपूर के साथ में इसको आप ऑप्शन दे सकते हैं? यस या नो? आप बस इतना बताने का प्रयास करो, तब तक मैं आता हूं इधर।
यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोप्थलीन गुलाबी रंग का देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो फिर से समझिए, फिर से समझिए। हाँ, तो याद रखना, आता है फिनोप्थलीन भी आता है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना, हाँ, कपूर के साथ में। अब देखो, फिनोप्थलीन जो है अगर क्षारीय है तो उसके साथ में गुलाबी देगा, और अगर अम्लीय है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन। और जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय रहती है। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षार दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना हुआ विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल हो गए, उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझो कि ये कहना चाह रहा है कि जब अम्ल को क्षार के साथ में मिलाते हैं, अम्ल को जब क्षार के साथ में मिलाते हैं तो जो चीज बनता है वो न्यूट्रल बनता है। न्यूट्रल का मतलब यह है कि न तो इसमें अम्ल का गुण रहता है न तो इसमें क्षार का गुण रहता है। यह बदल गया। जैसे एक व्यक्ति की शादी होती है तो शादी होने के पश्चात घर वाले कहते हैं ये तो बदल गया शादी के बाद, ये पहले जैसे नहीं था। जैसे ही इसकी बीबी आई तो बीबी और व्यक्ति के मिलने से गुण क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, न्यूट्रल हो गया। वो क्या करे बेचारा, न्यूट्रल हो गया, वो उदासीन हो गया वो। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण, यानी कि न्यूट्रल हो गया, न तो अम्ल का गुण और न ही क्षार का गुण, या आप कह सकते हैं दोनों के समाहित करके जो गुण बना, उसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा अम्ल और क्षार दोनों के लक्षणों का विलोपन हो गया, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। अच्छा ठीक है, उदासीनी अभिक्रिया में नया पदार्थ जो निर्मित होता है वो क्या होता है, वही लवण होता है। यानी कि कहने का मतलब है, अब आपको मिल गया क्या, अब आपको मिल गया कि जब एसिड बेस से मिलता है तो बाबू मेरे क्या बनता है, एसिड और बेस जब मिलता है तो बनता है नमक, बनता है लवण, बनता है साल्ट। एसिड बेस के साथ में जब मिलता है तो क्या बनता है, तो बनता है साल्ट, बनता है लवण। ठीक है, इसी बात को इसने खूबसूरती ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया है। ठीक है, यही चीज लिखा गया है कि लवण जो होता है वो अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। उसको ये मत कहिएगा नमक को कि ये अम्लीय है या क्षारीय, कहेगा ना मैं उदासीन हूं, ना मैं अपनी बीबी का पक्ष लूंगा, न मैं अपनी मां का पक्ष लूंगा, मैं न्यूट्रल हूं, मैं देखूंगा। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं वैसा एक मिडिल क्लास फैमिली के जो मतलब पुरुष होता है ना, वो इसी उदासीनीकरण का शिकार हो जाता है। वो करे तो करे क्या बेचारा, वो उसकी भी नहीं सुन सकता, वो उसकी भी नहीं सुन सकता, वो दोनों को सुन सकता है लेकिन किसी अकेले का नहीं सुन सकता। वो उदासीन हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। उदासीनीकरण की प्रक्रिया का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल भारतीय मिडिल क्लास का जो पुरुष होता है, शादी के पश्चात उदासीनीकरण का शिकार हो जाता है। फिलहाल यहां पे आते हैं। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित किया है, देखिए एनसीईआरटी ने, किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने चली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में उष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। ये पॉइंट आपके बहुत काम का है, ये पॉइंट आपके बहुत काम का है। इसको याद रखना कि जब उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है तो क्या निकलती है, उष्मा। क्या निकलती है, उष्मा। जब उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है तो क्या निकलती है बाबू, उष्मा निकलती है। और केवल उष्मा नहीं निकलती, उष्मा नहीं निकलती, उष्मा के साथ साथ लवण भी निकलता है। मतलब लवण तो बनता ही है और जल भी बनता है। कहने का मतलब है जब अम्ल और क्षार से क्रिया होती है तो नमक तो बनता ही है, लवण तो बनता ही है, साथ ही साथ जल भी बनेगा, पानी भी बनेगा, और साथ ही साथ क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है।
ये पूरी प्रक्रिया है, इसको याद रखना। अम्ल के साथ में क्षार जब क्रिया करता है तो नमक बनता है, जल बनता है और ऊष्मा बनता है। ठीक है, इतनी बातें खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। तो एनसीईआरटी ने खूब अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। देखिए क्या जो है समझाने की कोशिश किया है कि अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनेगा, जल बनेगा, ऊष्मा मुक्त होती है ना, ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है कि HCl जब NaOH से क्रिया करता है तो NaCl और H2O बनता है। मैं इधर लिख देता हूं, जैसे HCl क्या है, HCl अम्ल है। जैसे NaOH क्या है, NaOH क्षार है। जब ये मिला तो NaCl बन गया, यानी कि नमक बन गया, NaCl बन गया, और क्या बन गया, और बन गया H2O यानी कि जल बन गया। तो वही कह रहा है कि अम्ल जब क्षार से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा, और साथ ही साथ याद रखना कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलेगी। कुछ मात्रा में क्या होगा, कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलेगी। इसी चीज को यहाँ पे ऊपर समझाने की कोशिश किया गया है। इसी को मैंने आपके लिए बहुत आसान बनाने की कोशिश किया है। अब ध्यान से समझो, अब मैं आता हूं इनो के कॉन्सेप्ट पे। ये जो कंपनी कहती है कि 6 सेकंड में काम करता है, उस इनो का कॉन्सेप्ट क्या है? उस इनो का कॉन्सेप्ट यही है बाबू कि आपके पेट में HCl है। कौन सा अम्ल है? HCl। आपके पेट में कौन सा अम्ल है? HCl अम्ल है। आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है अमाशय से। तो अगर एसिडिटी हो गई है, यानी कि HCl की मात्रा हो गई है, तो आप कहते हैं कि इनो हम पिएंगे। तो जब आप इनो पीते हैं तो इनो में क्या रहता है? क्षार रहता है, क्षार। इनो में क्या रहता है? क्षार रहता है। और क्षार का मतलब कौन सा क्षार? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी पीछे आपने क्या पढ़ा है? अभी पीछे आपने क्या पढ़ा है कि जब अम्ल क्षार के साथ में क्रिया करता है तो क्या बनाएगा? नमक, और क्या बनाएगा? जल। नमक बनाएगा और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आपको एसिडिटी हुई, आपने इनो पिया यानी कि क्षार को पिया, और क्षार जैसे ही पेट के अंदर गया, अम्ल क्षार मिल करके क्या बन गया? नमक। पेट के अंदर क्या बन गया? नमक बन गया और जल बन गया। आपको एसिडिटी से छुटकारा मिल गया, एसिडिटी से छुटकारा मिल गया। अगर आप ये चाहते हैं कि इनो से भी कोई फास्ट काम करे तो साबुन घोल कर पी लो। साबुन भी कैसा होता है? क्षारी है। नहाने वाला या कपड़े धोने वाला, वो भी कैसा होता है? क्षारी होता है। साबुन को घोल कर पियो, इनो से भी तेज काम ना करे तो बताना। हां, वो अलग मुद्दा है कि साबुन पीने से कई ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन रही बात एसिडिटी को दूर करने की, तो वो इनो से भी तेज काम करेगा। ये केमिस्ट्री कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि अम्ल के साथ में क्षार बनेगा तो वो नमक ही नमक बनेगा। फिलहाल ऐसा प्रयोग मत करना, ठीक है। हां, तो इतनी बातें आपको समझ में खूब अच्छे तरीके से आ गई होगी। उदासीनीकरण क्या है, अभी मैं इस पे आ रहा हूं। उदासीनीकरण क्या है? अम्ल क्षार मिलता है तो क्या होता है, ये चीजें हमने समझा दिया। अब दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या उदाहरण हैं? दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या उदाहरण हैं, यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है। वही चीज जो मैंने आपको बताया है, वही चीज यहां पर जो हमने बताया है, इसी चीज को यहां पर दिखाया गया है। अपाचयन, यानी कि जब अपच होता है, HCl बढ़ जाता है तो आप क्षार पीते हैं, क्षार पीते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पीते हैं, यही लिखा गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पीते हैं और वो एसिडिटी क्या होती है? दूर हो जाती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा उदाहरण क्या है। इसका दूसरा उदाहरण चींटी का डंक। जब चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक लगता है, चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक लगता है, तो आपने देखा होगा गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं? सर जी उस पीएच स्लाइड पर प्रबल क्षार के प्रकार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज थोड़ा। अच्छा ठीक है अभिनव मिश्रा जी, पहले ध्यान सुन लो बाबू, सुन लो, मैं आ जाऊंगा लास्ट में। आप लोग अपनी बातों को कहा करिए, मैं एक एक लोगों का सारी बातों को सुन लूंगा। चींटी के डंक में कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर अम्लीय द्रव डाल देती है। इसको हटाने के लिए हम खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलोमाइन विलियन मल कर उदासीन करते हैं, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है और वो चींटी का डंक क्या होता है? दूर हो जाता है। तो आपने देखा होगा
कि वो जो खाने का सोडा होता है उसको रगड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर चूना वहां पर लगाते हैं, जहां पे डंक लगा रहता है वहां पे चूना लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो बेसिक प्रवृत्ति का होता है। और जब एसिड जब बेस से क्रिया करता है तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी केमिस्ट्री है, नमक का और जल का निर्माण होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी, कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो एक पहला उदाहरण है पेट की अम्लीयता को कैसे दूर करते हैं, उदासीनीकरण की उदाहरण देखिए। दूसरा दिया है चींटी के डंक को बहुत आसानी के साथ में हम उसको जो है निष्क्रिय कर सकते हैं। तीसरा इसने दिया है मृदा उपचार, ये बहुत अच्छा है। मृदा उपचार यानी कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ऐसे उर्वरकों का उपयोग करते हैं कि हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है। तो अम्लीय मिट्टी को क्षारीय बनाने में, या अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में, या क्षारीय मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने में, याद रख लेना हम इसी उदासीनीकरण की प्रक्रिया के तहत उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। इसने लिखा है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो गई है तो पादपों की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती, प्लांट अच्छे ढंग से नहीं बन पाता। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है, ध्यान से सुना आपके काम के लायक पॉइंट, जब मृदा अत्यधिक क्या होती है, अम्लीय होती है, तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना को डालते हैं। ठीक है, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मृदा कैसी हो गई है, मृदा अगर अम्लीय हो गई है, तो आप किसका उपयोग करते हैं, आप बिना बुझे हुए चूने का या बुझे हुए चूने का उपयोग करके आप उसकी अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। कैसे दूर होगा, क्योंकि ये क्षारीय है। बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना, या जिसे आप कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये क्षारीय होते हैं और इसी वजह से ये मिट्टी की अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि मिट्टी की अम्लीयता को कैसे और किस तरीके से दूर किया जाता है, ये आप समझ में आ गया। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसे जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा अम्ल में निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जैव पदार्थ फॉसिल्स को मिलाने का प्रयास करते हैं। राख को मिलाइए, है ना, अगर कहीं से आपने राख मिला है तो राख को आप मिला दीजिए, गोबर को आप मिला दीजिए। तो याद रखना इससे क्या होता है, इससे क्षारीय मिट्टी को, क्षारीय मिट्टी की क्षारीयता को दूर किया जा सकता है। तो दो चीजें आपने सीखा यहां पर। अगर मृदा अम्लीय है तो उसमें आपको क्या मिलाना है, उसमें आपको मिलाना है बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना, या फिर अगर मिट्टी क्षारीय हो गई है तो आपको क्या मिलाना है, उसमें जैव पदार्थ गोबर मिलाइए या फिर राख मिलाइए या फिर विभिन्न चीजें मिलाइए, जिससे उसकी क्षारीयता दूर किया जा सके। आशा करूंगा ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। कारखानों का अपशिष्ट, ठीक है, देखिएगा अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे अम्लीय पदार्थ के होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशयों में बहने दिया जाएगा तो मछलियां और अन्य जलीय जीव मर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले उनको क्या किया जाता है, क्षारीय किया जाता है। आप सभी ये जानते हैं कि जब अम्ल जो होता है क्षार से मिलता है तो अम्ल क्षार से मिलने के पश्चात नमक और पानी बन जाता है। तो ऐसे कारखाने जहां से एसिड वाटर निकलते हैं, ऐसे अगर जल सीधे तौर पर अगर नदियों में चले जाएंगे तो वहां के जलीय जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से इनको सबसे पहले कैसा बना दिया जाता है, क्षारीय बना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये पॉइंट नंबर 4 इसका लाभ है उदासीनीकरण का। ये पॉइंट नंबर 3 मृदा उपचार हम करते हैं, पॉइंट नंबर 2 चींटी का डंक, और पॉइंट नंबर 1 पाचन को सही करते हैं। ये होता है उदासीनीकरण का दैनिक जीवन में उपयोग, और बहुत बढ़िया से इस तरीके से समझाया इस चैप्टर में। मतलब मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरा दिल गदगद हो गया, इस चीज को इस तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो अभी आपको शेष है समझाना, मुझको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक शब्द है अम्ल वर्षा, है ना, अम्ल वर्षा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसिड रेन।
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन नाम तो सुना ही होगा, एसिड रेन नाम तो आपने सुना ही होगा। चलो क्या है, क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसे कि नाम से पता चलता है, जैसे कि नाम से पता चलता है, क्या आपको पता है अम्ल वर्षा कितना नुकसान करती है? बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है, अब देखो कैसे। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन किसे कहते हैं समझाया गया है। वर्षा जल में ये अम्ल कहां से आते हैं वो समझाया गया है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है ना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, याद रखना जैसी गैसी जब वायु प्रदूषकों के रूप में होती हैं और ये वर्षा जल में घुलती हैं, जब ये क्या होती हैं, जब ये वर्षा जल में घुलती हैं, वर्षा जल में घुलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कहने का मतलब क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ में घुलती हैं तो वर्षा जल के साथ में घुलने पर ये कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, और जब ये बना करके पृथ्वी पर आती हैं तो ये हमारे भवनों को यानी कि इमारतों को नुकसान करती हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, जंतुओं को नुकसान पहुंचाती हैं। इसी वजह से हम इसे एसिड रेन कहते हैं। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, राख जो होता है क्षारीयता को दूर करता है। अभिनव जी क्षारीयता को दूर करेगा बाबू, ठीक है। तो ये बात आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि एसिड रेन क्या होता है। आपने देखा होगा कि ताजमहल को नुकसान पहुंचाता था मथुरा तेल रिफाइनरी। मथुरा तेल रिफाइनरी जब वो प्रदूषित करती थी, इसी वजह से मथुरा तेल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। ये भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा ये चीज आपको समझ में आ गया। पीछे कुछ और छूटा था क्या, पीछे और कुछ छूटा था क्या? नहीं, सारी की सारी चीजों को मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अब थोड़ा समझ लेते हैं यहां पर प्रमुख शब्द कौन कौन से शब्द हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक अम्ल है, आपको मैंने बता दिया अम्ल क्या होते हैं स्वाद में। अच्छा स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव होता है मैंने बता ही दिया। एक बात और याद रखना, अम्ल में अनिवार्य रूप से H+ आयन होता है, ये आप जानते रहना, H+ आयन होता है। यानी कि जल में जब अम्लों को घोला जाएगा तो निश्चित रूप से याद रखना H+ आयन निकलेगा, ये कंफर्म है। क्षार जो होता है ये स्वाद में बिटर होता है, कड़वा होता है, और अगर इसको जल में घोलेंगे तो OH- निकलेगा। सवाल आपसे पूछा जाता है, सवाल आप, मैंने बताया अभिनव मिश्रा जी क्षारीयता दूर करेगा। अब समझो इस बात को कि क्षार जो होते हैं, मैं एक बार बोल चुका हूं, शायद आप मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। क्षारीयता, क्षारीय कोई विलयन है, याद रखना क्षारीय विलयन जो होता है उसमें अनिवार्य रूप से क्या मिलता है, OH- मिलता है। यानी कि अगर कोई क्षार है तो क्षार को जब आप जल में घोलोगे तो OH- जरूर निकलेगा, और अगर कोई अम्ल है तो उसमें H+ आयन जरूर निकलेगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, सूचक के रूप में 3 चीजें या 4 चीजें आपको पता चल गई, हल्दी, गुड़हल का पंखुड़ी, लिटमस और फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन खास करके BPSC में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीयता या क्षारीयता का सूचक हो सकता है। ठीक है, ये सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, या इनमें से एक से अधिक करके सवाल जब बनता है तो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उदासीन विलयन मैंने बताया, अम्ल और क्षार को मिलाने पर उदासीन विलयन प्राप्त होता है और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, और यहां पर लवण जो होता है अम्ल या क्षार के मिलाने से प्राप्त होता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या आज के चैप्टर का सारांश है। आज के चैप्टर का सारांश क्या है, आप लोग जो पढ़ते हैं ना लगभग 1 घंटे की क्लास में, उस 1 घंटे की क्लास में याद रखना जो कुछ भी आप सीखते हैं वही सारांश है। तो आप सारांश को पढ़ते समय ये देख लिया करो, क्या आपने इस लाइन के साथ में न्याय किया है कि नहीं किया है। ठीक है,
हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और उनका स्पर्श साबुन के जैसा होता है, यानी कि क्षार जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं। साबुन कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं, इस बात को याद रखना। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल करते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल। और क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। तो अम्ल नीला को लाल और क्षार लाल को क्या करेगा? नीला करेगा। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारीयता और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक का मतलब है इसके रंग में परिवर्तन आ जाएगा। कब? जब कभी अम्लीय या क्षारीय या उदासीन विलयन के संपर्क में लाया जाएगा तब। यहां पर लिया गया है अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं और लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, ये आज की क्लास थी और आशा करूंगा पूरी की पूरी स्लाइड में से ऐसी कोई भी एक बात नहीं है जो आपको न समझ में आई हो, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा देता हूं। अगर क्षार के संदर्भ में कोई पूछ रहा था सर कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होगा, तो बाबू इसी तरीके से इसके बीच में यहां से यहां तक जो होगा ये क्या होगा? यहां से यहां तक जो होगा, जैसे जैसे 7 से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्षारीयता की तरफ बढ़ेंगे, है ना। जैसे जैसे 7 की तरफ बढ़ेंगे, 14 से 7 की तरफ आएंगे कम, तो इधर क्या होगा? इधर दुर्बल, इधर क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा, दुर्बल क्षार होगा। और इधर से इधर आप जाएंगे तो इधर क्या मिलेगा आपको? प्रबल क्षार मिलेगा, प्रबल क्षार मिलेगा, ठीक है, प्रबल क्षार मिलेगा। तो पूरी कहानी को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करूंगा सारी बातें आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो क्लास 7 की ये एनसीईआरटी अम्ल, क्षार, लवण यानी कि एसिड, बेस और साल्ट को मैंने कंप्लीट किया। कल मिलूंगा एक नए सेशन के साथ में। आप सभी लोग इसी तरीके से बने रहिए, इसी तरीके से कनेक्ट रहिए। और एक, हाँ, और जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप सभी लोग आ जाइए। इसी वजह से मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से यथाशीघ्र जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से यथाशीघ्र जुड़ जाइए। जितने भी लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो तुरंत का तुरंत, अभी वीडियो जैसे ही समाप्त होगी पिन कर दिया जाएगा, आप उससे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चाहे वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे या न पहुंचे, आप तक जैसे ही वो वीडियो पहुंचे आप तुरंत लाइव हो जाइए और चीजों के साथ में बने रहिए। जब आप हमारे साथ में रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारे साथ में हैं और इस सीरीज को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सीरीज निःशुल्क अगर आप तक पहुंचाई जा रही है तो निश्चित रूप से इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है और इसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जो लोग भी इस सेशन के साथ में कंटिन्यू है ना, विश्वास मानकर चलिएगा एक बहुत बेहतरीन तैयारी वो कर रहे हैं और वो भी निःशुल्क। तो इसके मर्म को समझने की कोशिश करिए। कोई भी चीज अगर निःशुल्क प्रदान की जाती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसका मूल्य नहीं है। इसको मैं अमूल्य कह सकता हूं क्योंकि हो सकता है बैच में भी पढ़ाते समय उस कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए हमने उतनी मेहनत न किया हो जितना मैं इसके लिए कर रहा हूं। तो आप सभी लोग रहते हैं साथ में, लाइव बने रहते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, तो वो हमको प्रेरित करते हैं, वो हमको बूस्ट करते हैं। तो मिलते हैं, थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। थैंक यू।